आज हम भारत की विदेश नीति के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं पेचीदा पहलू पर एक नज़र डाल रहे हैं। हम्म। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो भारत के दो महत्वपूर्ण पश्चिमी एशियाई साझेदारों ईरान और इजराइल, इनके साथ जो रिश्ते हैं उनकी कहानी बताते हैं। हाँ, और ये दोनों देश भारत के लिए तो अहम है ही, लेकिन आपस में मतलब एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत इस मुश्किल समीकरण को साधता कैसे है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कूटनीति का खेल नहीं है। स्रोतों को देखें तो इसमें गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक कई तरह के धागे मिलते हैं जो इन रिश्तों को बुनते हैं। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे भारत मतलब एक तरफ ईरान की वो पुरानी दोस्ती और दूसरी तरफ इजराइल की आधुनिक साझेदारी, इनके बीच अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर एक संतुलन बनाने की वो भी बड़ी जटिल कोशिश कर रहा है। चलिए ईरान से शुरू करते हैं फिर। स्रोतों में भारत ईरान संबंधों की जड़ें तो मतलब हजारों साल पुरानी बताई गई हैं। हाँ, इतिहास बहुत गहरा है। मुगल दरबार में फारसी भाषा का प्रभाव और हाँ, पारसी समुदाय का भारत आना, ये सब कितने गहरे सांस्कृतिक रिश्ते दिखाते हैं। हाँ, और ये सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत मायने रखता है। स्रोतों में ये जिक्र आता है कि ईरान प्राचीन पारसी यानी जरथुष्ट्र धर्म का केंद्र था। फिर 7वीं सदी में वो जो इस्लामी आक्रमण हुए और उसके बाद जो धार्मिक उत्पीड़न हुआ, उसी के चलते पारसी समुदाय ने भारत में शरण ली और यहाँ वे बिना किसी भेदभाव के फले फूले। तो ये इतिहास आज भी रिश्तों में एक क्या कहते हैं भावनात्मक बरत जोड़ता है। सही कहा। और आज के जमाने में अगर देखें तो चाबहार बंदरगाह, इसका जिक्र तो बार बार आता है। ये कितना अहम है। ऐसा लगता है जैसे ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक रणनीतिक दरवाजा है, और शायद चीन के ग्वादर का जवाब भी। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, INST। हाँ, INST। ये भारत को यूरेशियाई बाजारों से जोड़ने की बहुत क्षमता रखते हैं। ये सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं है, ये रणनीतिक पहुंच का जरिया है। अच्छा। ऊर्जा के लिहाज से भी ईरान पारंपरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि ये बात भी सामने आती है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस पर काफी असर डाला है। हाँ, वो तो है। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि इन प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने चाबहार जैसे प्रोजेक्ट पर भले ही धीमी गति से पर काम जारी रखने के तरीके ढूंढे हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि भारत वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश करता है। समझ गया। तो ईरान के साथ ये गहरे ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध तो साफ दिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि स्रोत बताते हैं, इजराइल के साथ भारत का रिश्ता वो एक अलग ही रफ्तार से बढ़ा है, खासकर पिछले कुछ दशकों में। ये कहानी थोड़ी अलग है ना? हाँ, औपचारिक संबंध तो 1992 में बने। हाँ। लेकिन स्रोतों में एक मतलब काफी चौंकाने वाली बात सामने आती है कि औपचारिक संबंधों से पहले भी 1962 में, 1971 में और यहाँ तक कि 1999 के कारगिल युद्ध में भी। कारगिल में भी? हाँ, इजराइल ने गोपनीय तरीके से भारत को सैन्य सहायता दी थी। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। और आज की तारीख में देखें तो रक्षा और तकनीक ये भारत इजराइल संबंधों का मुख्य आधार लगते हैं। बिल्कुल। बराक मिसाइलें, हेरॉन ड्रोन्स, वो स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें, स्रोत यही बताते हैं कि भारत इजरायली हथियारों का एक प्रमुख खरीदार है। हाँ, बहुत बड़ा। इसके अलावा जल प्रबंधन, कृषि, फिर साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, बायोटेक जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। और यहाँ भी एक ऐतिहासिक पहलू है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ यहूदी समुदाय प्राचीन काल से बिना किसी उत्पीड़न के शांति से रहा है। हाँ, ये भी है। लेकिन भू राजनीतिक रूप से देखें तो आज इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी है और ईरान का कट्टर दुश्मन। ये चीज भारत के लिए संतुलन साधना और मुश्किल बना देती है। तो यही असली चुनौती। एक तरफ सदियों पुराना सांस्कृतिक और रणनीतिक साथी ईरान, चाबहार और कनेक्टिविटी जैसी जरूरतें, दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक, उन्नत रक्षा प्रणालियां और कृषि क्रांति लाने वाला इजराइल। और ये दोनों देश, जैसा आपने कहा, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। भारत ये संतुलन साधता कैसे है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। राष्ट्रीय हित। हाँ, भारत किसी एक गुट में बंधने के बजाय मुद्दा आधारित गठजोड़ करता है। उदाहरण के लिए
एक तरफ भारत फिलिस्तीन मुद्दे पर अपने पारंपरिक रुख पर कायम है और यूएन में लगातार 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो इजरायल, यूएई और यूएसए के साथ मिलकर I2U2 जैसे नए मंचों पर भी सक्रिय है। हाँ, I2U2 जो जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक तरह से रिश्तों को अलग-अलग खांचों में रखकर डील करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ अलग मुद्दे, इजराइल के साथ अलग। काफी हद तक यही रणनीति दिखती है, जिसे अंग्रेजी में कंपार्टमेंटलाइजेशन कह सकते हैं। अच्छा, कंपार्टमेंटलाइजेशन। हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि भारत कोशिश करता है कि एक रिश्ते का तनाव दूसरे पर हावी ना हो। ईरान के साथ ऊर्जा कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय स्थिरता पर बात होती है, तो इजराइल के साथ तकनीक, रक्षा, नवाचार पर। लेकिन ये मतलब कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। हाँ, जाहिर है। इसमें लगातार कूटनीतिक चतुराई और बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पश्चिम एशिया की राजनीति तो बहुत अस्थिर है। तो संक्षेप में कहें तो भारत एक तरह से 2 नावों पर सवार है, लेकिन बड़ी कुशलता से संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ इतिहास और रणनीति, दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक और सुरक्षा। ये वाकई एक नाजुक कूटनीतिक रस्साकशी है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। अब्राहम समझौते जैसे घटनाक्रम, जिनके तहत इजराइल के कुछ अरब देशों के साथ रिश्ते सामान्य हो रहे हैं, ये इस पूरे समीकरण को और जटिल बना रहे हैं। भविष्य में ये बदलाव भारत की इस संतुलन साधने की नीति पर क्या और कैसा असर डालेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी होगा।